ये अरण्य झुरमुट जो काटे वो अपनी राह बना ले, कृतदास नहीं ये किसी का, जो चाहे वो अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरता है, जीवन उसका है जो चरण रोप निर्भय चलता है। आप निर्भय होकर अपने जीवन को जिए, अपनी मातृभूमि की सेवा करें। इसी कामना के साथ मैं अन्नू कपूर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर रोज की तरह आज भी कुछ स्टोरीज, कुछ सॉन्ग्स से सजी ये महफिल। आज की स्टोरीज कुछ इस तरह से हैं। फिल्म त्रिशूल के ट्रायल को देखकर इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर्स टेंशन में आ गए। लगा कि फिल्म का फ्लॉप होना पक्का हो गया है। राइटर सलीम खान ने तो यह भी कह दिया कि अगर इस फिल्म को बचाना है तो एक ही रास्ता है, इसे रिलीज ही मत करो। फिर क्या हुआ, इसके आगे की कहानी आज के शो में। दूसरी स्टोरी में बात करूंगा कैफी आजमी की। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इन अमर गीतों को लिखने वाले कैफी आजमी के पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा शायर है। पिता ने कैफी की काबिलियत को चेक करने के लिए कैसे लिया बेटे का इम्तिहान, यह स्टोरी आज की महफिल में। तीसरी स्टोरी में एक्ट्रेस फरीदा जलाल की बात, उनके करियर में राज कपूर का कितना इंपॉर्टेंट रोल था उसकी बात करेंगे। रेगुलर सेगमेंट्स, दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे गुजरे जमाने की प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस राजकुमारी दुबे को। और लिसनर्स क्वेश्चन में पूछा गया है उन स्टार्स के बारे में जिनके भाई या बहन भी फिल्मों में आए, काम किया, मगर उन्हें वो नेम और फेम, दौलत और शोहरत नहीं मिल पाई जो उनके सिबलिंग्स को मिली थी। कहानियां होंगी, एक्सप्लेनेशंस होंगे, बातचीत होगी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की स्टोरीज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज की पहली स्टोरी फिल्म त्रिशूल से जुड़ी हुई। फिल्म के राइटर्स थे सलीम जावेद। उस जमाने में सलीम जावेद की कहानी होना मतलब फिल्म के सक्सेसफुल होने की गारंटी। सलीम जावेद उस जमाने के इकलौते ऐसे राइटर थे जो फिल्म की कंप्लीट स्क्रिप्ट लिख कर दिया करते थे एडवांस में, और फिल्म मेकर्स भी उसी तरह फिल्म को शूट किया करते थे जैसा ट्रीटमेंट सलीम जावेद ने लिखा होता था। जब जब डायरेक्टर्स ने उनके लिखे ट्रीटमेंट से छेड़छाड़ की तब तब फिल्म फ्लॉप होने की नौबत आ गई। ऐसा ही कुछ होने वाला था त्रिशूल के साथ भी। शूटिंग के वक्त उसमें इतनी तब्दीलियां कर दी गईं कि फिल्म को कंप्लीट होने के बाद जब देखा गया तो रिजल्ट डिजास्टर था। डायरेक्टर यश चोपड़ा, प्रोड्यूसर गुलशन राय और राइटर सलीम जावेद जब फिल्म का ट्रायल देखकर राजकमल स्टूडियो से बाहर निकले तो सबको जैसे सांप सूंघ गया था। चारों एक ही गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे, मगर कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी माहिम पहुंची तो प्रोड्यूसर गुलशन राय ने सलीम से पूछा, इस फिल्म को किस तरह से बचाया जा सकता है? सलीम बोले, इस फिल्म को बस एक ही तरीके से बचाया जा सकता है। गुलशन राय बोले, वो कैसे? सलीम बोले, आप इस फिल्म को रिलीज ही मत करो। सलीम की बात सुनकर गुलशन राय का मूड और खराब हो गया। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोले, मगर बाद में उन्होंने यश चोपड़ा को रात में फोन किया और बोले कि देखो सलीम और जावेद कैसे हार्टलेस आदमी है यार, मेरा इतना पैसा लग चुका है और ये कहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज ही मत करो। मुझे लगता है कि ये फिल्म चले या नहीं चले, इन दोनों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। यश चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि गुलशन जी, आप सलीम जावेद को गलत समझ रहे हो, उनकी रेपुटेशन भी स्टेक पर लगी हुई है, वो नहीं चाहेंगे कि फिल्म फ्लॉप हो। मैं कल उनसे मिल रहा हूं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अगले दिन जब यश चोपड़ा सलीम जावेद से मिले तो उन्होंने फिल्म के उन हिस्सों को मार्क किया जहां बदलाव की जरूरत थी। सारी कैलकुलेशंस के बाद यह बात सामने आई कि बहुत से हिस्सों को दोबारा शूट करना पड़ेगा। रीशूटिंग में कम से कम 15 दिनों का काम निकला। लेकिन समस्या ये थी कि इतनी लंबी रीशूटिंग के लिए प्रोड्यूसर साहब को कैसे मनाया जाए। तब ये डिसाइड किया गया कि गुलशन राय को इस रीशूटिंग के बारे में उसी तरह इंस्टॉलमेंट्स में बताया जाएगा जिस तरह किस्तों में वो पैसा देते हैं। पहले गुलशन राय से ये कहा जाएगा कि बस 5 दिन का शूट करना है,
उसके बाद जब 5 दिन का शूट हो जाएगा तब अगले 5 दिन के बारे में बताएंगे। इस तरह इंस्टॉलमेंट्स में बताने पर उन्हें झटका नहीं लगेगा। तो साहब, इस तरह 5-5 दिन की 3 इंस्टॉलमेंट में इस फिल्म के कुछ पार्ट्स को रीशूट किया गया। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस घटना से यह भी साबित हुआ कि सलीम जावेद के लिखे ट्रीटमेंट से छेड़छाड़ करना एक फिल्म मेकर को कितना भारी पड़ सकता था। कैफी आजमी को अपने शायर होने का यकीन दिलाने के लिए अपने पिता को देना पड़ा एक इम्तिहान। कैफी आजमी की ये कहानी थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। कैफी आजमी बेहतरीन शायर, बेहतरीन नगमा निगार, बचपन से ही मुशायरों में शेर पढ़कर कमाल की वाहवाही लूटा करते थे। लेकिन उनके पिता को अपने बेटे की काबिलियत पर यकीन नहीं था। इसी के चलते एक बार कैफी को अपने शायर होने का सबूत पेश करने के लिए इम्तिहान देना पड़ा पिता के सामने। कैफी अपने जन्म स्थान मिजवा उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। परिवार की जागीरदारी थी, जमींदारी थी। कैफी ने अपने आसपास होने वाले मुशायरों को सुनते सुनते खुद भी लिखना शुरू कर दिया था। जब भी कविता लिखते तो उसे सुनाने के लिए किसी न किसी आदमी को तलाशते और कविता सुनाकर वाहवाही लूटते। अपनी लिखी कुछ कविताओं पर जब उन्हें शाबाशी मिलने लगी तो उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने मुशायरे में पढ़ने का मन बना लिया। जिस मुशायरे को सुनने जाते वहां के आयोजकों से कहते कि उन्हें भी शायरी का शेर कहने का मौका दिया जाए। मगर बालक कैफी की कम उम्र को देखकर हर बार आयोजक उन्हें टाल देते। उनसे कह देते कि यह मुशायरा पढ़ना बच्चों का काम नहीं है। कविता पढ़ने की बात करते पहले ठीक ढंग से पढ़ाई तो कर लो। बार बार मना सुनने के बावजूद कैफी ने हार नहीं मानी और आयोजकों के पीछे पड़े ही रहे। इतनी मिन्नतों के बाद एक बार एक आयोजक ने बालक कैफी को मौका दे दिया, लेकिन उनसे कहा कि सिर्फ एक शेर बोलकर ही वापस आना होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं। जोश और खुशी से भरे बालक कैफी झट से मंच पर गए और अपना शेर पूरा किया। यह शेर सुनकर दर्शक झूम उठे। हर तरफ से तारीफ और अप्रिसिएशन होने लगा और लोग फरमाइश करने लगे कि इस बच्चे को गजल पूरी करना ही पड़ेगी। बालक कैफी ने इस मुशायरे में पूरी गजल पढ़ी और ये गजल वहां मुशायरे में मौजूद उनके अब्बा ने भी सुन ली। घर लौटते ही बालक कैफी के पिता ने पूछा, किसकी गजल पढ़कर तारीफ लूट रहे थे? बालक कैफी बोला, मेरी ही लिखी हुई थी। पिता भड़क गए और बोले, एक तो अपने बड़े भाई की गजल चोरी करते हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। बालक कैफी बोला, नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। मगर कैफी के पिता को उन पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने बुलाया कैफी के बड़े भाई को। बड़े भाई ने आकर कहा, अब्बा, मेरा छोटा भाई सही बोल रहा है, यह गजल उसी की लिखी हुई है। पिता फिर भी नहीं माने, कहने लगे, मैं यकीन नहीं कर सकता हूं, तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा तभी मुझे यकीन आएगा। कैफी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। पिता ने कैफी को एक मीटर देते हुए कहा, इस मीटर पर गजल लिखो और वो भी अभी मेरे सामने। आप यकीन नहीं करेंगे, 10-11 साल के बच्चे कैफी आजमी ने कुछ ही पलों में पूरी की पूरी गजल लिख डाली। गजल के बोल थे, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, रोने से कल पड़े। ये गजल सुनने के बाद ही पिता को यकीन हो गया कि उनका बेटा कैफी सचमुच गुणवान कलाकार है। पेश खिदमत है अगला सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज इस सेगमेंट में हम याद करेंगे गुजरे ज़माने की मशहूर स्टार प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस राजकुमारी दुबे को। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत है सुहाना सफर के इस पड़ाव में जहां हम याद करते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के उन फनकारों को जिन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए वो क्रेडिट नहीं मिला
जिसके वो हकदार थे। आज इसी कड़ी में याद करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर की रिस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस राजकुमारी दुबे को। राजकुमारी दुबे का जन्म 1924 में हुआ। बनारस की रहने वाली थी। उनके परिवार का संगीत से किसी तरह का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। सिर्फ राजकुमारी को बचपन से गाने का शौक लग गया था। उनके घर के पास एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जहां राजकुमारी छुपकर फिल्में देखने जाया करती थी और फिल्मों के साथ उनमें गीत गाने के सपने भी आंखों में पलने लगे थे। राजकुमारी ने संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी, बस फिल्में देख देखकर और अपने समय के बड़े बड़े सिंगर्स को सुनकर अपने आप ही संगीत सीखती चली गईं। 30s में राजकुमारी बॉम्बे आ गईं और एक ग्रामोफोन कंपनी के साथ जुड़ गईं। यहां वो गाने के साथ साथ स्टेज प्लेस भी करने लगी थी। उन दिनों माइक्रोफोन सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसलिए आर्टिस्ट को स्टेज पर बहुत वॉल्यूम के साथ, प्रोजेक्शन के साथ चिल्लाकर बोलना और गाना पड़ता था। राजकुमारी की आवाज बहुत अच्छी थी और दबंग थी, इसलिए उनके म्यूजिक के फैंस उनसे बार बार गाने की फरमाइश किया करते थे। लिहाजा एक ही गाने को 8-10 बार गाना पड़ता था। ऐसे ही एक मंचन के दौरान प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट ने राजकुमारी को परफॉर्म करते हुए देखा और उनकी सिंगिंग और एक्टिंग से इंप्रेस होकर उन्हें अपने स्टूडियो की अगली फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। यह फिल्म हिंदी और गुजराती दोनों में बन रही थी। गुजराती वर्जन संसार लीला के नाम से और हिंदी वर्जन नई दुनिया के नाम से बनाया गया था। इसी फिल्म के साथ राजकुमारी जी का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म में राजकुमारी ने 2 गाने गाए। पहला, जिसके बोल हैं प्रीत की रीत सिखा जा बालम, और दूसरा गीत प्रीतम तुम घन बन जाओ। ये गीत उन पर ही फिल्माया गया था। इसके बाद राजकुमारी ने जो फिल्में की उनमें प्रमुख फिल्में थी बंबई की सेठानी, बॉम्बे मेल, लाल चिट्ठी, शमशीर अरब, स्नेहलता वगैरह। 1937 के आते आते राजकुमारी को प्रकाश पिक्चर्स के बाहर से भी ऑफर आने लगे। उन्होंने सागर मूवी टोन की परख और छोटे सरकार, मोहन पिक्चर्स की जंगल का जवान, सुंदर मूवी टोन की तूफान एक्सप्रेस और रणजीत मूवी टोन की विजय मार्ग, गोरख आया और सेक्रेटरी में काम किया। दुर्भाग्यवश इन फिल्मों में से आज कोई भी फिल्म अवेलेबल नहीं है। राजकुमारी जी ने शुरुआत में 50 रुपए प्रति गीत से काम करना शुरू किया और बाद में इतनी मशहूर हो गईं कि उन्हें एक गाना गाने के लिए 1000 रुपए तक मिलने लगे थे। अपने सक्सेसफुल करियर में उन्होंने सभी बड़े बैनर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और लगभग 500 से भी ज्यादा गाने गाए। भक्त सूरदास, बाजार, नीलकमल, महल, बावरे नैन इत्यादि उनके करियर की इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं। 60s के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया और मजबूरी में अपने घर को चलाने के लिए उन्हें कोरस में भी गाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बुरे वक्त में नौशाद साहब ने जरूर उनकी मदद की और उन्हें फिल्म पाकीज़ा में एक गीत गवाया, नजरिया की मारी हाय मोरी गुइया। 18 मार्च 2000 को राजकुमारी जी का देहांत हो गया और हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर का एक और सितारा डूब गया। फरीदा जलाल ने राज कपूर की सिर्फ 2 ही फिल्में की। फर्स्ट फिल्म बॉबी, जिसमें उनका बहुत छोटा सा रोल था, और दूसरी फिल्म हिना, जिसे राज कपूर के गुजर जाने के बाद डायरेक्ट किया उनके बेटे रणधीर कपूर ने। सिर्फ 2 फिल्मों में काम करने के बाद भी क्यों फरीदा जलाल मानती हैं कि उनके करियर में राज कपूर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। फरीदा जलाल ने अपने करियर की शुरुआत में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स किए, हीरो की बहन, सेकंड हीरोइन वगैरह वगैरह। जब फिल्म बॉबी में राज कपूर ने एक मेंटली अनस्टेबल लड़की का छोटा सा रोल उन्हें ऑफर किया तो ना चाहते हुए भी उन्हें यह रोल एक्सेप्ट करना पड़ा। वजह यह थी कि राज कपूर ने इस रोल के लिए महमूद से बात की और महमूद ने फरीदा की तरफ से राज कपूर को हाँ कह दिया। फरीदा महमूद को बड़ा भाई मानती थी, मना नहीं कर सकी।
हालांकि फरीदा जलाल जानती थीं कि यह रोल उनके करियर को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन राज कपूर के साथ उनका यह एसोसिएशन बाद में उनके करियर के लिए किस तरह बहुत बड़ा सपोर्ट बना, सुनिए। बॉबी की शूटिंग में फरीदा ने पूरी लगन और मेहनत से अपना काम किया। राज कपूर भी उनके डेडिकेशन से बहुत इंप्रेस हुए। शूटिंग खत्म होने के बाद जब फरीदा जलाल राज कपूर से मिलने गई तो राज कपूर बोले, कोई बाय नहीं, तुमने मेरे लिए छोटा रोल एक्सेप्ट किया है, अब आगे मैं तुम्हें एक ऐसा रोल दूंगा जो तुम्हारे करियर में बड़ा मददगार साबित होगा। फरीदा जलाल ने भी राज कपूर की बात सुनकर कहा, मुझे भी आपकी फिल्म में काम करके बहुत खुशी हुई, और वहां से आगे बढ़ ली, बात आई गई हो गई। इससे पहले कि फरीदा जलाल राज कपूर की दूसरी फिल्म में काम करती, उन्होंने एक्टर तबरेज से शादी कर ली और अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई बैंगलोर। फिल्मों को तकरीबन अलविदा कह दिया, मगर डेस्टिनी में लिखा था कि राज कपूर की बात को सच होना है, और ऐसा ही हुआ। फरीदा ने 90 के दशक में फिल्मों में वापसी की और उनकी कमबैक फिल्म थी RK बैनर की हिना। इस फिल्म को राज कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, मगर 1988 में उनके जाने के बाद अधूरी फिल्म को पूरा किया उनके बेटे रणधीर कपूर ने। फरीदा जलाल अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब उनके पास इस फिल्म का ऑफर आया तो ऋषि कपूर ने उन्हें बताया कि राज कपूर जब इस फिल्म पर काम कर रहे थे तो बीबी गुल के रोल के लिए हमेशा फरीदा का ही नाम लेते थे और चाहते थे कि फरीदा इस रोल को करे, क्योंकि यही वो रोल था जिसके लिए शायद राज कपूर ने कहा था। यही कारण था कि फरीदा ने इस फिल्म को किया और राज कपूर की कही बात सच साबित हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद जब होटल में पार्टी रखी गई तो फरीदा से मिलने वालों का तांता लग गया। सब उन्हें हिना के रोल के लिए मुबारकबाद दे रहे थे। उसी रात उन्हें इतनी सारी फिल्मों के ऑफर मिले जो इससे पहले कभी भी नहीं मिले थे। हिना के बाद ही उनके करियर को राइट डायरेक्शन मिल गया और फिर उसके बाद उन्होंने बेखुदी, गर्दिश, मम्मो, लाडला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, अनगिनत सुपरहिट फिल्मों में काम किया। राज कपूर के साथ हुए बॉबी के उस एसोसिएशन ने फरीदा जलाल को उनकी दूसरी पारी में जो ऊंचाइयां दिलवाईं जो वो अपनी पहली पारी में हासिल नहीं कर पाई थी। वापस आकर जवाब दूंगा लखनऊ के गोविंद जी के प्रश्न का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि बॉलीवुड में ऐसे कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट्स हैं जिनके भाई या बहन भी फिल्मों में थे मगर गुमनाम ही रहे या फिर कम जाने गए। गोविंद जी, आप प्रोग्राम में बने रहिए, बस थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। समय है गोविंद जी के सवाल का जवाब देने का। उन कलाकारों के बारे में जिनके भाई या बहन भी फिल्मों में थे मगर या तो वो गुमनाम रहे या फिर उतना नाम नहीं कमा पाए जितने की उम्मीद थी। आपका सवाल टेढ़ा है, हमने कोशिश की है। गोल्डन पीरियड की एक्ट्रेस नरगिस के भाई अनवर हुसैन, काफी काम किया उन्होंने, लेकिन उतने बड़े स्टार नहीं बन पाए जितनी उम्मीद थी। नासिर हुसैन साहब नरगिस की मां जद्दन बाई के दूसरे पति की संतान थे। नासिर हुसैन और नरगिस ने रोमियो जूलियट, रात दिन फिल्मों में साथ काम भी किया। इसके अलावा दिलीप कुमार और उनके छोटे भाई नासिर खान ने फिल्मिस्तान की फिल्म मजदूर से अपने करियर की शुरुआत की थी और आगे जाकर पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। दिलीप कुमार के साथ उनकी यादगार फिल्म रही गंगा जमुना, जिसमें उन्होंने जमुना का रोल निभाया था। इसके बाद एक नाम और आता है महमूद और उनकी बहन मीनू मुमताज का भी। जहां महमूद के नाम से दुनिया वाकिफ है, वहीं महमूद की बड़ी बहन मीनू मुमताज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। डांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली मीनू मुमताज ने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। के अमरनाथ की फिल्म बारादरी मीनू की डेब्यू फिल्म थी। महमूद और मीनू ने एक साथ लगभग 10 फिल्मों में काम किया। चित्रलेखा, जहां आरा, अकेली मत जइयो, फौलाद, जागीर, कागज के फूल, कैदी नंबर 911, एक साल, CID वगैरह वगैरह। एक नाम और जहन में आ रहा है, शोभा खोटे और भाई विजू खोटे का। इन जुड़वा भाई बहनों ने सबसे लंबे समय तक इंडस्ट्री में काम किया। शोभा खोटे ने फिल्मों में महमूद के अपोजिट कई सारी फिल्मों में काम किया। कानून, हमराही, हमारे तुम्हारे, संजोग,
तुमसे अच्छा कौन है, जबकि विजू खोटे के फिल्म शोले में उनके 5 मिनट के कालिया वाले रोल के लिए ही ज्यादा जाना जाता है। दोनों बहन भाइयों ने एक साथ फिल्में की हैं, घर गृहस्थी, रक्षाबंधन, मजाक, बेनाम, कसौटी एटसेट्रा। इसके अलावा एक्ट्रेस मुमताज और उनके कजन ब्रदर रूपेश कुमार का भी नाम आता है। जहां मुमताज के नाम से हर कोई वाकिफ है, वहीं भाई रूपेश कुमार को बहुत कम लोग याद रखते हैं। रूपेश ने कल आज और कल, अंदाज, सीता और गीता, रामपुर का लक्ष्मण, नागिन, दूसरा आदमी, चाचा भतीजा, ग्रेट गैम्बलर फिल्मों में काम किया। नेगेटिव रोल्स के लिए वो याद किए जाते हैं। इसके अलावा जो और नाम जहन में आ रहे हैं उनमें अरुणा ईरानी, अड़ी ईरानी, अशोक कुमार का सबसे छोटा भाई किशोर कुमार, लेकिन बीच के जो भाई हैं अनूप कुमार, वो भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिन ऊंचाइयों को उनके बड़े और छोटे भाई ने छुआ। सुनील दत्त साहब ने अपने छोटे भाई को लॉन्च किया था मन का मीत फिल्म में, सोमदत्त उनका नाम था, लेकिन वहां पे बात जम नहीं पाई। ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, सबने ही कोशिश की अपने भाइयों बहनों को, बेटों को एस्टेब्लिश करने की। कुछ हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। मैं उम्मीद करता हूं गोविंद जी कि आप हमारी कोशिश से संतुष्ट होंगे, जवाब से मुतमईन होंगे। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और भेज दीजिए 55454 पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मुलाकात होगी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।